मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में 100 अरब डॉलर का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। वजीर दिफा कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पानी के रास्ते में कोई रुकावट डाली तो उड़ा देंगे। कि कहीं गलती हमसे तो नहीं हुई? उन्होंने तो सही कहा होगा, हमसे गलती तो नहीं हुई सुनने में। अब तो भूख मर रहे हैं भाई, भूख मर रहे हैं। मेरे 2 दिन हो गए, मेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं। पानी है नहीं, कहाँ से खावें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आती है हमें। इंडिया बहरहाल जो है वो बहुत बड़ा एक तो मुल्क है, उन्होंने मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि कराची में 250 से 300 रुपए फी किलो जो है वो टमाटर फरोख्त हो रहे हैं। या खुदा न खास्ता उससे आगे की चीज़ है एयरफोर्स का कोई वो पाकिस्तान की लाइंस, रेड लाइंस क्रॉस अगर कर पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखिए 3 मसले हैं, एक तो है पॉलिटिकली और एक तो है मिलिटरीली। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की हमें आइसोलेट करने का, हमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने 100 अरब डॉलर का असलहा खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। मैं भी समझता हूँ कि कितना देर ये चलेगा। एक ना एक दिन आप देखेंगे मिसकैलकुलेशन होगा या एक समझेगा कि हम कर सकते हैं और फिर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है। मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। 70 साल 80 साल हो गए हैं, कश्मीर का मसला हल नहीं करना चाहता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में 100 अरब डॉलर का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, उनकी कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड पर आ गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड। और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे सामने। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि जब अमेरिका को पता है, इसमें बिल्कुल हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ हो। तो अगर ये हालत है तो ये टाइम नहीं आया अमेरिका को अपने दोस्त नेतन्याहू को, ये तीनों मिले हुए हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान और ये सब जानते हैं क्या हो रहा है। और अमेरिका बिल्कुल जानता है क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं ये उनको कहते हैं कि यार तुम इंक्वायरी नहीं करना चाहते, तुम एविडेंस नहीं दे सकते, और साथ साथ तुम कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। I'm sorry, it does not wash। मगर वो तैयार नहीं है इंडिया के साथ करने, इसलिए कि बड़ा इंडिया के साथ उनकी तजारत है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया उनका एलाई है। मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों पे। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे। कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा। तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में या जो भी है 90 जब भी है 7-8 बुला के उसको निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो फिर अभी क्यों नहीं ये कहते हैं? They want to take over गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? दिस नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे। यूक्रेन का मैं देखता हूँ कि जब रशिया डिप्लॉयमेंट कर रहा था 1500-1600 किलोमीटर के एक्सेस के ऊपर, तो यूक्रेन में भी यही माइंडसेट था कि ब्लफ कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की। रशिया ने इन्वेजन कर दी। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में हैं। और इंडियंस ना सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं, बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन
जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मुझे ज़ाती तौर पर जैसे अर्ज़ किया, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फ़ौज का काम है। बात ये कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फ़ौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभालना पड़ रहा है? अब ये जंगें फ़ौज की नहीं होती, अर्बन वॉर शहरों में लड़ी जाती है। यूक्रेन के शहर खाली हो चुके हैं और खंडर बन चुके हैं, वहाँ पर उनके पास लड़ने वाले फ़ौजी ख़त्म हो गए। यहाँ पे उनकी कॉल जो आई वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आई, और इंडिया में उन्होंने उनके जो खारजा के वजीर हैं, वजीर खारजा जयशंकर, उनको कॉल की। ऐसे क्यों आमिर साहब? दोनों तरफ अगर डेजिग्नेशन अमेरिका का भी वही है, भारत की तरफ भी वही, उन्होंने अपने साथ के शख्स को कॉल की। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है? इसको डिपेंड करता है आप किस तरह देखते हैं। इंडिया जो है वो अपने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और वो अपने हर मनसब से बात करते हैं, और उनके यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जेक्टिव से ही दूसरे मुल्क की बात करेगा, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन सेक्रेटरी वो है। हमारे यहाँ ये एक तरीका कार रहा है, इसको हमारी खूबी कह लें, ख़राबी कह लें, कि हम कोई इतने प्रोटोकॉल के वो नहीं करते। यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आते रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनको मिल लेते हैं। अच्छा। इसको आप अपनी समझ लें कि सिस्टम की ख़राबी है या अच्छाई है कि हम इन चीज़ों में इतना नहीं घुसते, हमें परवाह नहीं होती। दूसरा ये है कि हमारी इंडिया जो है अपने आप को वो बहुत वो बिग लीग में समझता है और उनका हमेशा ये इशू रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, उसकी क्योंकि सरबराही शी जिनपिंग कर रहे हैं, चीन के सदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मोदी साहब खुद नहीं जा रहे और अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज रहे हैं। तो उसका ये लोग मतलब ले रहे हैं कि वो शी जिनपिंग की सरबराही में मोदी साहब नहीं जाना चाहते, इसलिए वो अपना एक जूनियर, हालांकि वो समिट है उसके अंदर ज़्यादातर बाकी जो हैं रूस के, ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये इंडिया का ये इशू रहता है। बहरहाल पॉइंट ये है कि उनकी कॉल आने से ये थोड़ा सा आई एम श्योर कि उन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और आई एम श्योर जो दोनों तरफ से बयानात आए हैं कि उन्होंने चीज़ों को डी एस्केलेट करने के लिए कहा गया है। इंडिया बहरहाल जो है वो बहुत बड़ा एक तो मुल्क है, इतना उन्होंने मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक की थी, या खुदा न खास्ता उससे आगे की चीज़ है एयरफोर्स का कोई वो पाकिस्तान की लाइंस, रेड लाइंस क्रॉस अगर कर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान के चेहरे पे कितना डर है और कितनी घबराहट है, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है और ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान अब बहुत ही तबाह होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि अब भारत उन पर अटैक करने वाला है। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान बौखलाया हुआ है, इवन की और भी देश ऐसी हैं जहाँ पे इसको देख के लोग काफ़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं, और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि इंडिया और जो मोदी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो किसी भी कसर को नहीं छोड़ेंगे कि इसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है एक औकात दिखाने की पाकिस्तान को और पूरे हिंदुस्तान की आवाम के, यहाँ पे रहने वाले देश यार